हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी CRQ। आपको पता है कि हम लोग 5000 प्लस बुक एडुटेरिया का डिस्कशन कर रहे हैं और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ये पहले सेट का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आज शुरू करते हैं दूसरे सेट का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, बताइए लोग। अब बताइए कि मूल अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच आता है? आर्टिकल 12 से 35 भाग 3, ठीक है। तो 12 से 35 के बीच ऐसा कौन कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है? तो वो कौन कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। समझ गए? अब ऐसा क्यों है कि मतलब मूल अधिकार जो ये है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अब सोच लीजिए, मान लीजिए आर्टिकल 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 उपबंध है, 6 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसे कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं बिजनेस करने की स्वतंत्रता, ये सब है, ठीक है। अब बताइए कि मान लीजिए कोई विदेशी मतलब हो, ठीक है, और वो भारत की कोई निगरानी करने आ रहा हो, जिसे खुफिया एजेंसी वाला हो। तो बताइए कि अगर विदेशी नागरिकों को कहीं भी घूमने जाने की अगर छूट दे दिया जाए भारत में, तो यहाँ का डेटा लीक करेंगे अपने देश में, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो चालाक थे। वो क्या किए थे कि कुछ ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए थे। उसी में कौन कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। विचार करना है। पहला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बताइए ये सही है कि गलत है? गलत। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ये भी बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का एज मतलब मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए और 35 साल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए होता है, ठीक है। अगला है राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ये भी गलत। ये भी गलत। 3 वर्ष, क्योंकि जैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा मतलब कि वो विघटित नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष में उसके 1/3, प्रत्येक दूसरे वर्ष में उसके 1/3 सदस्यों का मतलब विमुक्ति हो जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, ये गलत है। 1/3 होते हैं, 1/4 नहीं होते हैं, ठीक है। राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसलिए उसको अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। तो यही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गलत है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन। धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल, ये जो होता है इसको मतलब राज्यसभा 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। कितना दिनों के लिए? 14 दिनों। 14 दिनों के लिए। अब बताइए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्पीकर। कोई भी मतलब विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। कोई दिक्कत? अब बताइए कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया? 110। आर्टिकल 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। कोई दिक्कत? ठीक है। किसने आया था? पीईटी में। देखिए पीईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बताइए लोग कि आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसे ही बजट बोला जाता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। और अगर इससे आगे बात करें इसमें जानकारी, तो धन विधेयक पर कभी भी आर्टिकल 108 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 108 यानी कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का, वो धन विधेयक के मुद्दे पर नहीं बुलाया जा सकता। नहीं, सही बात। अब क्यों नहीं बुलाया जा सकता? उसका एक रीजन है। मान लीजिए कि पहला नंबर तो धन विधेयक में लोकसभा ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अगर धन विधेयक को लेकर विवाद होता है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन में बुलाया जाए तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500 कुछ के लगभग, ठीक है। 552, 550, ठीक है।
राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। यानी कि उसके आधे से भी, मतलब कितना हो जाएगा, आधे से भी कम राज्यसभा के सदस्य हैं। तो लोकसभा वाले चाहे तो वैसे ही पारित करवा लेंगे। इसीलिए धन विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वह पात्र कब होगा? तो पहला है कि 10 साल भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्राइटेरिया जब तक नहीं होगा तब तक आप हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। ठीक है। दूसरा है इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ये गलत है। ठीक है, इसमें एज क्राइटेरिया की कोई चर्चा नहीं है। एज की कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो यही है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में वह कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए लोग कि हाई कोर्ट का गठन ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? हाई कोर्ट, हाँ, तो ये आता है 214 ना, आर्टिकल 214। अब बताइए लोग कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत आता है? सुप्रीम कोर्ट ये होता है आर्टिकल 124। 124। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124। ठीक है, और हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214। अगर सुप्रीम कोर्ट का बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का, तो 1 2 का 4 क्या? 1 2 का 4। ठीक है, अब 4 कांस्टेंट रहेगा और 1 और 2 उलट जाएगा तो हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे 1 2 का 4 ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 1 4 ये कौन सा है? हाई कोर्ट। राष्ट्रपति अध्यादेश। हाँ, 214। और एक होता है जिसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जो, वो आर्टिकल 123 होता है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, जोड़ दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, जैसे कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल में है? 213। 213। ठीक है, 213। इसमें भी 3 कांस्टेंट रहेगा और 1 और 2 उलट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए? अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? वित्तीय आपात 360। आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय। ठीक है, तो उनके उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर वो दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए? तो वो 2 महीना यानी कि 60 दिन। यहाँ 31 दिन 1 महीना को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 60 दिन के भीतर दोनों सदनों से ये पारित हो जाना चाहिए। और जब एक बार वित्तीय आपातकाल पारित हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो अपने आप कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अब जैसे आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 को जब लागू किया जाता है तो उसका एज क्राइटेरिया 6 महीने का। 6 महीना के अंदर अगर दोनों सदनों से पारित नहीं किया जाए तो वो ऑटोमेटिक भंग हो जाता है। लेकिन अगर एक बार वित्तीय आपातकाल अगर पारित हो जाए तो उसके मिनिमम एज क्राइटेरिया बंद होने का नहीं है कोई। ठीक है, अब उसको बंद करने के लिए भी सदन का बैठक बुलाना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए भाई? 2 माह। ठीक है, 2 माह के भीतर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अरे यार ये याद है। केंद्र में लोकसभा के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1963 में। कब? 1963 ईस्वी में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बताइए 1963 में प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? जवाहरलाल नेहरू वही रहे होंगे। ठीक है, तो 1963 ईस्वी में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1963। अविश्वास प्रस्ताव जिसे नो कॉन्फिडेंस वोटिंग भी बोला जाता है इसको, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब विपक्षी दल को ऐसा लगने लगता है कि जो सत्ता पक्षी नेता है, सत्ता पक्षी पार्टी है, उसके पूरे सांसद अब पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है ताकि उसका सरकार गिर जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद
तो ये किया गया है आर्टिकल 37 में। किसमें? 37 आर्टिकल 37 में। अब बताते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है, और भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा है, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक, ठीक है। अब मूल अधिकार का अगर आपका हनन हो, ठीक है, तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 5 तरह का रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है, तो उस पर कानूनी प्रक्रिया हो सकता है। लेकिन डीपीएसपी जो राज्यों का मूल अधिकार उसको बोला जाता है एक तरह से, तो डीपीएसपी पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, जिसे उसको न्यायालय में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। डीपीएसपी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा, हाँ, कोई भी मुद्दा उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता है, समझ में। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 42 है, ठीक है, आर्टिकल 42 में ये है कि जैसे मान लीजिए कि महिला गर्भवती होती है तो उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक उसको सरकारी छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। तो ये राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, ये जब चाहे तब हटा सकता है राज्य सरकार, ठीक है। अगर जब हटा दे तो जैसे मान लीजिए कि जो उस छुट्टी के लाभार्थी होंगे, ठीक है, वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि पहले हमें मिलता था अब क्यों नहीं मिल रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हम लोगों का आर्टिकल 21A है, ठीक है, उसमें निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए। अब मान लीजिए कि बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, ठीक है, और उसको भगा दिया गया, ये कहा गया कि तुम पैसा लेकर आओ तो ही पढ़ोगे, तो उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यही अंतर है। तो ये जो है आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 37 में ये बात बोला गया है कि डीपीएसपी से रिलेटेड मुद्दे को एनफोर्स नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो वो किया गया है आर्टिकल 37 में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ में आया ये। क्लियर किया गया उसमें कि मतलब कि एक मूल कर्तव्य है वरना मूल अधिकार के तौर पे नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चिलैया किस वर्ष किया था? हाँ, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? और चिलैया समिति कब से? तो वो किया गया था 1991 में। कब? 1991। हाँ, 1991 में चिलैया समिति का गठन किया गया था। कोई दिक्कत? और चिलैया समिति चिलैया समिति क्या था? वो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित था। बैंकिंग सेवा सुधार से चिलैया समिति का गठन किस साल हुआ था भाई? 1991 में हुआ था। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से? कौन सा क्रांति है जिसका संबंध चमड़ा उत्पादन से? तो वो है भूरी क्रांति। कौन सा? भूरी क्रांति। हाँ, भूरी क्रांति का चमड़ा से। हाँ, भूरी क्रांति का चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है भूरी क्रांति, ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन। कौन सा? ब्राउन रिवॉल्यूशन यानी चमड़ा। हाँ, भूरी क्रांति, ठीक है। अब बताइए लोग कि धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरकों की। तो ये उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। अगला बताइए कि काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। काली क्रांति का मतलब लोग कोयला मार लो। हाँ, बहुत गड़बड़ होता है। काली क्रांति काली क्रांति देख के कोयला मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे है कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन बागवानी से, ठीक है, गोल्डन क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब एक ऐसी मुद्रा जिसका चलन बहुत ज्यादा हो, किसी विदेश से तुरंत आया और तुरंत चला गया, जैसे डॉलर कह सकते हैं, हॉट करेंसी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्या? हॉट मनी। क्या बोला जाता है? हॉट मनी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आइए, सॉफ्ट मनी किसको बोला जाता है? सॉफ्ट मनी, जो सॉफ्ट मनी इसको बोला जाता है जैसे कि जिसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा नहीं हो, ठीक है, मीडियम कैटेगरी, जैसे कि रुपया हम लोग का देश का, जैसे सॉफ्ट मनी उसी को बोला जाता है। आगे आइए, हार्ड मनी किसको बोला जाता है? हार्ड मनी, यूरो और ये सब। हार्ड मनी जो है, हार्ड मनी होता है जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन है, ठीक है, और उस जमीन का कागज होता है, ठीक है। तो जमीन के कागज पर सब स्टैंप मारा हुआ रहता है। तो कोई भी कागजी रूप में जो मुद्रा आपके पास रखा हुआ हो उसको हार्ड मनी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, बिटकॉइन ये सब ना, बिटकॉइन हार्ड मनी यानी जो भी माने कागजी, जैसे कंप्यूटर में हार्ड कॉपी ना होला, सॉफ्ट कॉपी तो सेम वही है, ठीक है, सही है। चलिए समझ गए ना।
तो एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इस प्रकार की मनी को हॉट मनी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन FRP अनुमोदित करता है? ठीक है, मतलब कि कौन करता है, किस समिति द्वारा गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित किया जाता है? गन्ने का उचित तो ये करते हैं आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति है वो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? जो असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कब हुआ था ये बताइए? 1920 वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। तो बताइए कि 1922 हाँ 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और बाधा 13 फरवरी के। हाँ सही कहता। बताइए लोग कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? पहला, सरकारी पदों का त्याग, ये शामिल था। हाँ, नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि असहयोग का मतलब ही क्या था कि जितने भी उस टाइम सरकारी जॉब कर रहे थे उनको सरकारी जॉब छोड़ने के लिए बोला गया था। दूसरा है विदेशी माल का बहिष्कार, बिल्कुल सही है। इसमें विदेशी माल के बहिष्कार के लिए भी मतलब गांधी जी बोले थे। अगला है अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, तो ये भी बिल्कुल सही है। अदालतों के द्वारा मतलब वकील, अदालत सबका बहिष्कार कर रहा था सब। वैसे भी उस टाइम का जो अदालत होता था उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीश ब्रिटिश ही होते थे। तो अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। और अगला है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये नहीं था। सही है, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी उस टाइम नहीं मतलब ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। अब आप सोच ही सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि डे टू डे लाइफ है अगर हम लोगों का, अगर हम लोग यातायात को अपने आप से बैन कर देंगे तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा, है कि नहीं? तो यही बात है कि इनकम के स्रोत से सबसे ज्यादा यातायात। हाँ, कैसे बंद कर देंगे? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च उसकी समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च से 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। ठीक है, 24 दिन तक रहा था। हाँ, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए, तो दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 और खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, दांडी मार्च किस लिए हुआ था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए हुआ। ठीक है, नमक कानून, नमक पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया था, लगा दिया गया था। ठीक है, तो उसी कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी चले थे दांडी मार्च। ठीक है, कितना किलोमीटर पाएगा? बताइए लोग कितना किलोमीटर पैदल गए? 384 किलोमीटर। सोच लीजिए 384 किलोमीटर कैसे गए होंगे लोग। और जैसे मान लीजिए इतने बड़े नेता थे, ठीक है, हाँ, उसमें सरोजिनी नायडू भी, ये तो बात इलाहाबाद से हुई। हाँ, तो सोच लीजिए कि एक इतना बड़ा नेता गांधी जी मतलब इतने बड़े पर्सनालिटी थे, एकाएक दांडी मार्च के लिए निकले होंगे तो उसमें पूरे भारत में कैसा माहौल होना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ये चौरी चौरा घटना, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। क्या ये सही है? सही है। तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि द्वितीय गोल मेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे और कांग्रेस पार्टी भी भाग लिया था। ठीक है, अगला है कि पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। सही, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो पूना समझौता हुआ था वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना के यरवदा जेल में हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था। ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अरे 8 अगस्त 1942, कोई कहीं 9 अगस्त पे दे रहा है तो होगा 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 सही है। 8 या 9 अगस्त 1942, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था?
आजाद हिंद फौज के साथ, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 1943 तो ये किया था 21 अक्टूबर 1943 को। कब? 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। कोई दिक्कत? चलिए, कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। अब आइए आगे, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1829। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन था 1829 में किया गया था। उस समय बताइए, उस समय, हाँ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार पूछा है। जैसे 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। नियम 17, हाँ, याद रखना है कि 1829 के नियम 17 के द्वारा, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबी के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? सही बोल रहे हैं आप, पटना से शुरू हुआ। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बताइए लोग। तो ये कब हुआ था वहाबी आंदोलन? थोड़ा आइडिया नहीं है हमको। तो ये हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। कौन? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। हाँ, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय इनको दिया जाता है। किसको? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। हाँ, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। कोई दिक्कत? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष ये हुआ था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है। वो अपना राजधानी ट्रांसफर किए थे, कन्नौज बना दिए थे, ठीक है। और उनके मरने के बाद उस राजधानी पर अधिकार करने के लिए 3 राजाओं के द्वारा उसमें संघर्ष किया गया था, ठीक है। तो वो उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। तो यही बोलना है, बताना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? बताइए। पाल है, राष्ट्रकूट है, पल्लव है और प्रतिहार है। इसमें कौन शामिल नहीं था? तो पल्लव शामिल नहीं था। कौन? पल्लव शामिल। सिंह विष्णु। पल्लव की स्थापना सिंह विष्णु, ठीक है। तो पल्लव उसमें शामिल नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? तो पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार, ये जो तीनों था ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले? उत्तर से दक्षिण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का जो अवशेष मिला है उसमें शवों का जो सिर रहता था वो उत्तर दिशा में रहता था। कहाँ पर? उत्तर दिशा। हाँ, उत्तर दिशा में शवों का सिर रहता था। कोई दिक्कत? चलिए, युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? युगल लोथल से। लोथल से कि कालीबंगा से? युगल सावधान कालीबंगा से। चलिए, कालीबंगा से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और मतलब किस एरिया में रहता था उन लोग का हेड पोजीशन? उत्तर की तरफ। हाँ, तो उत्तर की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। हाँ, चौथे बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। पहला था महायान शाखा और दूसरा था हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान के बारे में पीछे बता चुके हैं हम, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो रूढ़िवादी था महायान वाला, हीनयान वाला माने कि हीनयान वाला रूढ़िवादी था और महायान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। हाँ, ठीक है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ में, ठीक है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। ये पहला बौद्ध संगीति हुआ था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? अब कैवल्य क्या होता है? कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी?
तो महावीर स्वामी को रीजू पालिका के रीजू पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई दिक्कत? रीजू पालिका के मतलब नीचे महावीर स्वामी का। अब गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी, हाँ, और उसके बाद रीजू पालिका नदी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। हाँ, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन थे। हाँ, वो थे ऋषभ थे पहले, 23वें पार्श्वनाथ 23वें थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय तो वो थे मखली पुत्र। कौन थे? मखली पुत्र। हाँ, मखली पुत्र। इनका 400 या 500 बीसी में ये मतलब कि ये किए थे किसका? आजीवक संप्रदाय का। तो ये तब कब हुआ था आखिर? ये क्या है आजीवक संप्रदाय, है क्या आखिर? तो आजीवक संप्रदाय तब था जब बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म का विकास नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? बौद्ध धर्म। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास से पहले आजीवक संप्रदाय हुआ करता था। और ये जो आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, वो एक तरह से नास्तिक समूह था। कैसा? नास्तिक। यानी कि गॉड में इन लोगों का बिलीफ नहीं था। नास्तिक समूह था एक तरह से आजीवक संप्रदाय। किसके? हाँ, इसके बताइए कौन थे संस्थापक आजीवक संप्रदाय के? मखली पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर का गोल्डन एज, ठीक है, किस मुगल काल के शासक को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां अपने मतलब कालक्रम में बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनवाइले थे, जैसे ताजमहल बनवाए थे, जामा मस्जिद बनवाइले थे, ठीक है, लाल रेड फोर्ट, ये सब, ठीक है, उन्हीं का बनवाया हुआ है। तो इसी कारण उनको स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है उनके काल को। ठीक है, हो गया। शाहजहां का पुत्र कौन था बताइए लोग? औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, दारा सिकोह का हत्या कर। हाँ, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? मुहत्तसिब, मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? आचरण अधिकारी। कौन? आचरण अधिकारी। मुहत्तसिब, आचरण अधिकारी को मुहत्तसिब बोला जाता था। क्या? करेक्टर सर्टिफिकेट देता था। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, उस टाइम मुहत्तसिब दिया करता था। ऐसा नहीं है कि जिसे आप इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, आर्मी एसपी ऑफिसर। हाँ, उस टाइम मुहत्तसिब के पास जाना पड़ता था। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज, ठीक है, तो दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग, ठीक है, हाँ, जिसे मुगल काल में, ठीक है, सैन्य विभाग को क्या बोला जाता था? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज बोला जाता था। कोई दिक्कत? एक और दीवान एक कोई, वो भी कुछ था। दीवान एक बहुत सारा है, जैसे दीवान ए कोई, दीवान ए आम, दीवान ए खास, दीवान ए मुमालिक, बहुत सारा है। ठीक है, तो यही याद रखिए कि दीवान ए अर्ज क्या है। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज जो है ये सैन्य विभाग है। ठीक है, हम लोग का जो आर्मी है उस टाइम उसको क्या बोला जाता था? दीवान ए अर्ज। ठीक है, ज्यादा अर्ज मत करिएगा, ठीक है इन लोगों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक बहुत ही प्यारा नाम है, वो है बसावन। क्या नाम है? बसावन। बसावन या उजारण। ठीक है, बसावन, बसावन एवं दसवंत। क्या नाम है? बसावन एवं दसवंत। तो बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये जो बसावन और दसवंत थे ये पेंटर थे। क्या थे? पेंटर। तो ये किस शासक के समय में ये पेंटर थे? अगर मुगल तो ये अकबर के टाइम में था। अकबर के, हाँ, अकबर के टाइम में। अकबर वैसे भी मुगल काल के बसावने थे एक तरह से। ठीक है, मतलब रियल संस्थापक तो उन्हीं को बोला जाता है, अकबर को ही। ठीक है, तो हो गया बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे भाई? अकबर के। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको छांटना है। हम आपको परमाणु विद्युत गृह का नाम बोलेंगे, ठीक है, और कौन सा राज्य है या नहीं है आपको बताना है। बताइए, नरौरा यूपी में है, क्या ये सही है कि गलत है? सही है। नरौरा बिल्कुल सही है। नरौरा जो परमाणु विद्युत गृह है ये उत्तर प्रदेश है। अगला है कुडनकुलम कर्नाटक में है, क्या ये सही है? नहीं, तमिलनाडु। बिल्कुल गलत है। कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है।
चलिए अगला बताइए, काकरापारा गुजरात में है, क्या सही है? सही है, सही है। ठीक है, तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। अगला है तारापुर महाराष्ट्र में है, क्या ये सही है? सही है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, कोई दिक्कत? हाँ, ये पहल का परमाणु ऊर्जा संयंत्र था तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि बताइए लोग कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38 उत्तर कोरिया USA दक्षिण। तो 38वीं समानांतर रेखा, दक्षिण कोरिया से। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। कहाँ पर? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए बताइए लोग कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? उत्तर प्योंगयांग। प्योंगयांग, वही तानाशाह, क्या नाम है किम उसका? जोंग। किम जोंग, ठीक है, तुरंत गोली मार देता है बिना कुछ कहे सुने, ठीक है। अगला है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? सियोल। सियोल है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में हंसने पर भी पाबंदी लगा दिया था, ठीक है ना? अभी हाल ही सोच में समझ के हंसिएगा लोग। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया कौन रॉकेट? हाँ, अभी जैसे हम लोग का चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था बताइए लोग? 2008 में 2008 में हम लोग का चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, लेकिन दक्षिण कोरिया अभी हाल ही में अपना चंद्रयान लॉन्च किया है, चंद्रयान, ठीक है। उसका नूरी नाम है। हाँ, दानूरी उस मतलब एथी का नाम है, जैसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ना दानूरी उस पूरे मिशन का नाम है। अच्छा। और नूरी रॉकेट से उसका प्रक्षेपण किया गया। नूरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या, पहले ये बताइए लोग कि 49वां समानांतर रेखा किसके किसके बीच? यूएसए कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच है, ठीक है। 17वीं समानांतर रेखा है जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। चलिए 10 डिग्री 10 डिग्री जैसे 10 डिग्री बांटता है उत्तरी क्या बोला जाता है, अंडमान को निकोबार से बनता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, मतलब किसको हम अच्छा ईंधन नहीं बोलेंगे? पहला बताइए, ईंधन का उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही। ईंधन का उष्मीय मान बढ़िया होना चाहिए। अगला है कि जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। ये तो छोटा गलत निकला, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा धुआं देगा या ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए प्रदूषण फैलाएगा तो उसे अच्छा ईंधन थोड़े बोलेंगे हम। चलिए, इंजन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज्यादा होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। ये नहीं कि जला रहे हैं और ताप इतना मार रहा है कि जल आप खुद ही जल गए, ठीक है। तो इसमें कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि ज्यादा अवशिष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हानिकारक गैस ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे हम क्वेश्चन बोलेंगे और आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। बताइए लोग कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 ना? हाँ, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन। क्या बोला जाता है? बायोटीन। तो विटामिन B7 किस चीज को नियंत्रित करता है? किस रोग को, किस चीज को नियंत्रित करता है? बालों के झड़ने को। विटामिन B7 किसको नियंत्रित करता है? बालों को झड़ना। बालों के झड़ने को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब आइए अगला बताइए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, ठीक है। ये बताइए ये किस चीज के लिए है उपयोगी? अरे ये कोबाल्ट 60 के रूप में इसका उपयोग होता है कैंसर के लिए, कैंसर इलाज के लिए। हाँ। अब बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। बताइए ये किस काम आता है? विटामिन ई। बांझपन उत्पन्न हो जाता है अगर विटामिन ई की कमी हो तो, ठीक है। आगे आते हैं, अगला बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ये किस काम में आता है? रक्त का थक्का जमाने में। रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। अब जैसे ब्लड जैसे ही हम लोग के बॉडी से बाहर निकलता है तो रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन हम लोग के अंदर इतना ब्लड प्रवाहित हो रहा है तो अंदर ब्लड का थक्का क्यों नहीं जम रहा? हिपेरिन के। तो उसका रीजन है हिपेरिन, ठीक है। तो दिक्कत प्रोथ्रोम्बिन अच्छा था इन वो पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी को हम लोग कैसे नापेंगे? इसे चरपोखरी यानी कि CRQ से आरा का दूरी 30 किलोमीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है बताइए? तो वो है गैलेक्टिक इकाई। क्या है? गैलेक्टिक। हाँ, गैलेक्टिक इकाई, ठीक है, गैलेक्टिक इकाई। कोई दिक्कत? चलिए, तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई, गैलेक्टिक यूनिट। अरे यार गैलेक्स वही ना कि ब्रह्मांड वर्ष वही का गैलेक्टिक, हाँ ब्रह्मांड है वर्ष। गैलेक्टिक इकाई, ठीक है।
चलिए गैलेक्टिक इकाई है भाई, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कौन सा रोग ऐसा है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? वर्णांधता। ठीक है, कौन सा? ये सही बोल रहे हैं, वर्णांधता जो है, ठीक है, ये रोग कलर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। ठीक है, दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना है। ठीक है, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? रोग कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। जिसे कलर ब्लाइंडनेस वाहक जिसे महिला ही होती है सब। ठीक है, जिसे पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होता है, लेकिन उसका वाहक कौन होता है? महिलाएं होती है। चलिए, महिला में तो कम हो रहा है, हैं? महिला में पुरुष ना वाहक। अब ये मत पूछिए कि वाहक का मतलब क्या है यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का वहन करता है। कोई दिक्कत? हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है भाई? ऑक्सीजन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ा जाए तो हेमा और प्लस ग्लोबुलिन बोला जाता है। इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और हेमा जो है इसका कलर मतलब कलर इफेक्ट होता है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि जल है। ठीक है, जल मतलब बदल जा रहा है बर्फ में। ठीक है, जल बर्फ में बदल जा रहा है तो ये अवस्था का परिवर्तन हो गया, लेकिन तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जिसे ये परिवर्तन तो हो गया, इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ठंडा का दिन हो, ठीक है, पक्का हो इसे खुला, आप क्या कीजिए, खाली पैर जाके उस पक्का पर पैर रखिए। ठीक है, तो आपको बहुत जबरदस्त ठंडा लगेगा। तो वो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि पक्का जो होता है वो एकदम मतलब ठंडा होता है पूरी तरह से, लेकिन आपका जो शरीर का तापमान है उसके तुलना में बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसे ही हम उस पक्के पर पैर रखते हैं मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चालू हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि हम लोग का जो तापमान है उसको वो शोषित करना स्टार्ट कर देता है, तो हम लोगों को ठंडा फील होता है। समझ में? तो उसी को गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। समझ गए? किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के ही परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है भाई? गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में न्यूक्लिक एसिड किस अंग में नहीं पाया जाता है? तो क्या केंद्रिका में न्यूक्लिक एसिड होता है? हाँ होता है। ठीक है, हरित लवक में न्यूक्लिक एसिड होता है? उसमें भी हाँ होता है। ठीक है, अब बताइए राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड होता है? हाँ राइबोसोम में भी न्यूक्लिक एसिड होता है। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड जीव द्रव्य में नहीं, जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य की खोज किया गया था। ठीक है, किसमें न्यूक्लिक एसिड होता है भाई? तो केंद्रिका में होता है। हाँ, केंद्रिका, हरित लवक और राइबोसोम में जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य न्यूक्लिक एसिड होता है, जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा सोर्स नहीं है? विटामिन ए का अच्छा सोर्स कौन सा नहीं है? तो वो है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। नहीं सही है। ठीक है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा सोर्स नहीं है। बाकी कौन कौन सा है? तो मछली का तेल, मछली का तेल, उसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए भी पाया जाता है। ठीक है, अब पालक में तो पहले अगर आपके अंदर विटामिन ए का कमी है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? पालक में तो लोहा मिलेगा। हाँ, आयरन मिलता है तो जरूरी। इस टॉपिक को हम बड़ी कंफ्यूजिंग मानते हैं। जो पूछ देता है बताइए पपीता में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, अंडा में कौन कौन सा विटामिन, आप लिस्ट देखिएगा तो 100 विटामिन 100 में पाया जाता है। तो बड़ी कॉमन पॉइंट, हाँ बड़ी दुख हो जाता है इस सब याद करने में। ठीक है, तो पालक में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो आप चाहते हैं कि रात में भी प्रॉपरली देखें। ठीक है, तो विटामिन ए सेवन समझ रहे ना, करते रहना। पालक खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, आम में भी होता है। ठीक है, आम में तो पीला फल में चलिए तो आम में भी
आम में भी विटामिन ए पाया जाता है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वही सूची 1 को 2 से कर देना है सुमेलित, ठीक है? बताइए। सूची में हाँ बताइए कि प्रतिरोध का क्या है मतलब इकाई, मतलब प्रतिरोध को मापने वाला इकाई तो ओम बोला जाता है उसको, ठीक है? बताइए विद्युत प्रवाह एम्पियर। हाँ विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत प्रवाह या धारा हाँ, एम्पियर। बल न्यूटन। बल का न्यूटन, बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बताइए पावर पावर वाट, पावर का वाट। शक्ति की इकाई क्या है भाई? वाट, ठीक है? कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? कार्य करने की शक्ति बोला जाता है। वाट को जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकंड। भाई कार्य करने को पावर कहते हैं। हाँ, कार्य करने की दर को, यानी कि आप कितनी जल्दी किसी कार्य को करते हैं। अब मान लीजिए बंटी भैया 100 मीटर दौड़ जा रहे हैं मतलब 2 मिनट में, और आप मुन्ना भैया को 3 मिनट, ठीक है? मुन्ना भैया को मान लीजिए 5 मिनट लग गया, ठीक है? तो किसका कार्य करने का दर ज्यादा है? इनका, ठीक है ना? हम लोग का बात अलग है, अभी हम लोग 9 सेकंड में मारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं कोई बात नहीं। धातुओं में अब जो सच है वो है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में ऑप्शन दो। हाँ, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, पारा, कॉपर, लिथियम, कौन सा? सबसे कम। हाँ सबसे कम घनत्व लिथियम। लिथियम लिथियम परमाणु संख्या में 3 पर आएगा तो सबसे हल्का होगा। सबसे हल्का धातु। सबसे हल्का है तो है सबसे कम घनत्व। सबसे हाँ भाई लिथियम, ली ना के, ठीक है? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ली ना के यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को चाकू से खत्म किया जा सकता है, यानी काटा जा सकता है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हम डायरेक्ट कथन ही बता दे रहे हैं कौन सा कथन सही है प्राकृतिक रबर के बारे में। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या है भाई? प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं? लोचदार, सही बात। लोचदार गुण होते हैं। लोचदार मतलब समझते हैं ना? लचीला, लचीला, प्लास्टिक, इलास्टिसिटी, बिल्कुल सही। मंटी भैया बहुत तेज है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा क्या तय करता है? कोई भी तत्व है उसका रासायनिक गुण कौन तय करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन या इनमें से सभी? इलेक्ट्रॉन करता है। कौन? रासायनिक गुण। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन मतलब तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे यार इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल में होता है और इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण भी तो मतलब यही तय करेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करना है? तो केंद्र में बैठे हुए हैं। चलिए यही बात है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन ही करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण डिनोट करता है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? 2। पहला बताइए, हम बोलते जाते हैं, आपको बताना है कि सही है कौन गलत है। हाँ। बताइए अलकनंदा और मंदाकिनी, क्या ये सही है? अलकनंदा, मंदाकिनी गलत है। यहाँ तो शायद रुद्रप्रयाग गलत है। गंगा और अलकनंदा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी ये सही है? गलत है। ये गलत है। भागीरथी और अलकनंदा, हाँ ये सही है। तो भागीरथी और अलकनंदा इसके संगम को देवप्रयाग बोला जाता है और ये कहाँ पर होता है? उत्तराखंड, प्रयागराज, इलाहाबाद। हाँ देवप्रयाग कहाँ? गंगा और यमुना का संगम भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलता है भाई? देवप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में। अरे निकालती है उत्तराखंड से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? कर्क रेखा बीचों बीच किस राज्य से? हाँ मित्र पर गमछा झार, ठीक है? ये कर्क रेखा से गुजरने वाला है। 8 तो टोटल 8 गो राज्य है। मध्य प्रदेश से एकदम बीचों बीच गुजरता है। इंडिया का मैप देखिएगा, उसमें मध्य प्रदेश देखिएगा, ठीक है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है नोटिस करते रहता है, मैप में देते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है?
बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हम बोलते हैं ऑप्शन, आप लोग बताइए, गेस कीजिएगा, ठीक है। सवाना घास का मैदान, यहीं पे टुंड्रा बायोम, मैंग्रोव वन, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बताइए लो कौन सा जैव होगा? विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो एकदम बिल्कुल सही है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? अब क्यों पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही? अब ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है, अगर ग्लोब के अनुसार बात कीजिएगा तो जैसे हम लोग का जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से 5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर लाइन से 5 डिग्री नीचे, ये जो स्थान है, यहाँ पर सन का जो लाइट आता है वो पूरे साल एकदम सीधा आता है। डोलोड्रम क्षेत्र, हाँ, डोलड्रम क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। तो सन का जो लाइट आता है वो पूरे वर्ष में मतलब सीधा आता है। सीधा आने के कारण 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में तापमान बहुत ज्यादा होता है। अब जब तापमान ज्यादा होता है तो आप आ जाइए जैसे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जहाँ एक नदी है, सबसे मतलब बड़ी नदी कौन सी है दक्षिण अमेरिका की? एमाजॉन। अब एमाजॉन रिवर उसी एरिया में पड़ता है। तो जहां भी ज्यादा पानी का क्षेत्र है वहां पर, चूंकि ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, बहुत तेजी से वहां वाष्पीकरण होता है पानी का। बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ऊपर बादल बहुत ज्यादा बनेगा, और जब ऊपर बादल बहुत ज्यादा बनेगा तो बारिश भी बहुत ज्यादा होता है, असमय बारिश होते रहता है वहां पर। मतलब ये 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में बारिश बहुत ज्यादा होता है। जब बारिश बहुत ज्यादा होता है तो जंगल बहुत ज्यादा उगता है, जिससे बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जंगल, आप जब जाइएगा अमेज़न के जंगलों में तो इतना भयंकर वन है कि कहिए मत, ठीक है, मतलब अंदर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है अब जहाँ भयंकर वन होगा वहीं पर बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा अधिक होगी, ठीक है। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भाई? तो वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको ये मतलब बताना है। बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्या ये मध्य प्रदेश में है? सही है, सही बिल्कुल सही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर। अगला है रोहिला नेशनल पार्क, क्या ये गुजरात के अंदर है? रोहिला, हाँ, तो ये नहीं है गुजरात के अंदर, ऐसा ये बोला है। लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा रोहिला नेशनल पार्क के बारे में, तो जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क पर ही ये रोहिला नेशनल पार्क है। जो गिर नेशनल पार्क है उसी की एक पहाड़ी पर रोहिला नेशनल पार्क है। तो ये गुजरात दिया है लेकिन इसको गलत कर दिया है, यानी कि ये सही होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। अगला है, बताइए लोग कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांदीपुर कर्नाटक। तो बांदीपुर, बनेरघट्टा, ठीक है, आंसी नेशनल पार्क, ठीक है, और कौन सा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये जितना भी है ये सब कर्नाटक के अंदर, शांत घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली पाया जाता है केरल में। तो समझ में आ गया। अगला बताइए, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा। नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला नेशनल पार्क जिसे अभी सर्च मारे थे कुछ देर पहले, तो उसमें लिखा था कि ये क्या बोला जाता है, गुजरात, गिर के पहाड़ी पर स्थित है। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। अच्छा, आप लोग सर्च में मारिएगा और बताइएगा हम लोग को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। चलिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? शिमला, उड़ीसा के अंदर है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि एक कछुआ का प्रजाति है ओलिवे रिडले, ओलिवे रिडले, तो इनका सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाया गया? भीतरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। अरे सबसे बड़ा यही है ना, हाँ, कछुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। वेंगुएला, ठंडी जलधारा ना, हाँ, वेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर या अगुलहास। तो इसमें अगुलहास जो है ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ठीक है। कौन कौन नहीं है? अगुलहास। बाकी कौन कौन शीत महासागरीय जलधारा है? वेंगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर। कौन कौन सा? लेब्राडोर, वेंगुएला, ठीक है, हम्बोल्ट। चलिए, हम्बोल्ट तो कौन रहता है? ठंडा है, ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक में। हाँ, अच्छा, कोल्ड स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की कावेरी। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी को, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा। दो क्वेश्चन आता है,
एक आता है दक्षिण भारत, दक्षिण गंगा, हाँ, ठीक है, दक्षिण और गंगा। एक आता है दक्षिण भारत की भारत की गंगा, गंगा। तो जिसमें फिर दक्षिण और भारत, आता है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी की। हाँ। चलिए जो भी बात हो, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है भाई? कावेरी को बोला जाता है, गोदावरी ठीक को है? कैसे कम में? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। हाँ, गोदावरी दक्षिण गंगा है, ठीक है। चलिए दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ ज्वाला जैसे गूगल अर्थ को प्रशांत महासागर में ले जाइएगा तो देखिएगा कि पूरा का पूरा पृथ्वी का एक भाग ही प्रशांत महासागर घेर लिया है, इसीलिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब ये सबसे बड़ा महासागर तो है, लेकिन उसके जितने भी तट हैं गोल, ठीक है, मतलब जैसे जापान ये सब, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी हमेशा आते रहते हैं, तो इसी कारण उसके पूरे के पूरे तट को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए। किसके लिए? भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए। इसमें ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और जंगल की आग। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, कौन कौन? भूकंप और ज्वालामुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइए। तो तकला मकान चाइना के अंदर है। तकला मकान चाइना सही है। बिल्कुल सही है, चाइना के अंदर है, ये मेरे एनटीपीसी में आया था, ठीक है। चलिए आगे बताइए। थार भारत के अंदर है। सही है। बिल्कुल सही है। थार जो है, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान भी बोला जाता है, ठीक है, वो भारत के अंदर है। अगला बताइए। आटाकामा चिली के अंदर है। आटाकामा पेरू में है। चिली और पेरू की सीमा पर, ठीक है। आटाकामा, ठीक है, चिली के अंदर है। मतलब चिली और पेरू में है, तो चिली में भी तो आइलैंड है। चलिए बताइए लोग कि गिब्सन अफ्रीका में है। गिबॉन नहीं, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। हाँ, गिबॉन कहाँ पर है? तो गिबॉन है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गिबॉन है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब ये जो गिब्सन है वो ग्रेट सैंडी, ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया जो वहां का मरुस्थल है, ठीक है, उसके बीच पड़ता है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया के बीच पड़ता है गिब्सन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे बोला जाता है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप अभी वेल अर्निंग काम कर रहे हैं, कोई जिसे आप कमा रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। एक आए कोई ऐसा फेज आता है, जिसे मान लीजिए कैसे छठ पर्व आया, तो जितना भी मीट मछली मुर्गा ये सब का दुकान है वो ठप पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम में जो बेरोजगारी होगा, ठीक है, उसी को प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि वर्किंग स्थिति में, वर्किंग डेज में एकाएक काम का कुछ दिनों के लिए ठप पड़ जाना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो यही है कि व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम कथन बोलते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। एमएसपी कौन तय करता है भाई? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह प्रस्तावित किया जाता है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी कि सीएसीपी द्वारा। हाँ, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एमएसपी के बारे में ये दोनों कथन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो आज का मामला खत्म करते हैं यहीं पर। सेट 2 एंड हो चुका है और आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल हो तो उसको जाके अपने से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना है ये देखकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।